बात उस समय की है जब पृथ्वीपुर नाम के एक राज्य पर राजा पृथ्वीसेन का राज था। उसके कोई बेटा नहीं था। हाँ, 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी जो कि बहुत ही बुद्धिमान थी, मंझली बेटी बहुत ही संवेदनशील और सबसे छोटी बेटी रूपवती, जिसने सबसे अधिक सुंदर होने के कारण ये नाम पाया था। राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक बेटा ना होने के कारण राजा हमेशा उदास रहता था। इस कारण से वो अक्सर बीमार रहने लगा। राजा के पास 3 कुर्सियां थी, एक आसमान की तरह नीली, एक अंधेरी रात की तरह काली और एक तपते सूरज की तरह लाल। रोज सुबह जब तीनों राजकुमारियां अपने पिता से मिलने के लिए जाती तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि उनके पिता किस कुर्सी पर बैठे हैं। अगर वो नीली कुर्सी पर हैं तो वो खुश हैं, काली पर हैं तो उदास हैं और यदि लाल पर हैं तो युद्ध का अंदेशा है। एक दिन जब तीनों राजकुमारियां अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची तो देखा कि वो लाल कुर्सी पर बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बेटी ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, बताइए ना। राजा बोले, अभी अभी मुझे अपने पड़ोसी राजा से एक चेतावनी मिली है कि अगर उनकी शर्तें ना मानी गई तो वो युद्ध छेड़ देंगे। तुम सब तो जानती हो कि मैं बीमार रहता हूँ और ऐसे समय में मैं एक सेना नायक कहाँ से ढूंढ कर लाऊं जो सेना की अगुवाई करे और सुलह सफाई भी करे। बड़ी बेटी ने उत्साह से कहा, पिताजी अगर आप कहें तो मैं सेनापति बन जाऊं। क्या आपको मैं इस योग्य नहीं लगती? राजा बोले, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? ये स्त्रियों का काम नहीं है। राजकुमारी ने विनती करते हुए कहा, मुझे आज्ञा तो दीजिए पिताजी। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। राजा ने उसे समझाया, लेकिन याद रखो, अगर तुमने लड़ाई के लिए जाते हुए घरेलू कामों के बारे में कोई बात की तो तुम्हें तुरंत वापस आना पड़ेगा। बड़ी राजकुमारी ने शर्त मान ली। राजा ने अपने सबसे अधिक विश्वास पात्र मंत्री को राजकुमारी के साथ उसकी रक्षा और निगरानी के लिए जाने को कहा और उसे ये भी समझाया कि अगर युद्ध के सिवा राजकुमारी किसी दूसरे घरेलू काम की बात करे तो उसे तुरंत वापस ले आना। अब मंत्री और राजकुमारी पड़ोसी राजा से बातचीत करने के लिए सेना लेकर निकल पड़े। वे रास्तों और मैदानों से होते हुए जा रहे थे कि रास्ते में बांसों का एक जंगल पड़ा। सुंदर, चिकने और मजबूत बांसों को देखकर राजकुमारी बोल उठी, वाह कितने बढ़िया बांस हैं, इनसे तो बड़े ही मजबूत और सुंदर चरखे बन सकते हैं। मंत्री बोल उठा, क्षमा करे राजकुमारी, मुझे राजा साहब की आज्ञा है कि आप जब भी राजकाज और युद्ध के अलावा कोई और बात करें मैं तुरंत आपको वापस ले आऊं। इस बात को सुनते ही राजकुमारी का सिर झुक गया और मंत्री के साथ सारी सेना वापस राजधानी की ओर लौट पड़ी। जब मंझली राजकुमारी को ये मालूम हुआ तो वो भी अपने पिता के पास गई और सेना की अगुवाई करने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, याद रखो, शर्त वही रहेगी जो तुम्हारी बड़ी बहन के लिए थी। जैसे ही तुम युद्ध समझौते के अलावा किसी भी और काम के बारे में सोचोगी तुम्हें वापस चले आना होगा। मंझली राजकुमारी बोली, पिताजी मुझे स्वीकार है। राजकुमारी सैनिक वेश में सज धज कर घोड़े पर सवार हुई और अपने मंत्री के साथ पड़ोसी राज्य की तरफ चल दी। वे खेत, मैदान और बांस के जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ते में जब वो चीर के जंगल से होकर गुजरे तो चीर के चिकने सीधे काट कर रखे हुए फट्टों को देखकर मंझली राजकुमारी भी अपने आप को रोक ना सकी। वो बोली, मंत्री जी जरा देखिए तो, इन सीधे चिकने और चीर के फट्टों को, इनसे तो चरखों में लगाने वाले बेहतरीन तकवे बनाए जा सकते हैं। ये सुनते ही मंत्री ने घोड़े को रोक लिया और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, राजा साहब की आज्ञा के अनुसार आप भी युद्ध करने नहीं जा सकती। आपने घरेलू काम के बारे में सोचा है। राजकुमारी बेचारी लज्जित हो गई और उसने अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया। उसके साथ ही सारी सेना भी वापस राजधानी लौट आई। जब सबसे छोटी राजकुमारी रूपवती सेना की अगुवाई करने की आज्ञा मांगी तो राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। वो आवेश में आकर बोला, नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। जब तुम्हारी बड़ी बहनें ये ना कर सकी तो तुम तो अभी उम्र में भी कच्ची हो। राजकुमारी बोली, पिताजी मुझे कोशिश तो करके देखने दीजिए। क्या हार मान लेने से अच्छा ये नहीं है कि मैं एक बार कोशिश करके देख लूं। आखिरकार राजा को राजकुमारी की बात माननी ही पड़ी और उसने उसे आज्ञा दे दी।
राजकुमारी रूपवती ने बड़ी ही सावधानी से पुरुष योद्धाओं वाली अपनी पोशाक पहनी। जीरा बख्तर तीर तलवार से लैस होकर घोड़े पर सवार होकर वो अपने मंत्री के साथ चल पड़ी। सारी सेना अब पड़ोसी राज्य की तरफ जा रही थी। खेत खलियान, झाड़ी, जंगल, बाग बगीचे पार करते हुए वे पड़ोसी राज्य की सीमा तक आ पहुंचे। राजकुमारी ने अपने मंत्री से कहा कि वो सबसे पहले दुश्मन राजा से अकेले ही बातचीत करने के लिए जाएगी। शायद बिना खून खराबे की ही बात बन जाए। इस राज्य का राजा अभी नवयुवक ही था और नया नया राजगद्दी पर बैठा था। जब पुरुष योद्धा के वेश में राजकुमारी पड़ोसी राजा से सेना नायक के रूप में मिली तो वो आशंकित हो गया। उसे लगा कि हो ना हो ये योद्धा पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। उसने राजकुमारी को युद्ध के कारणों और युद्ध को टालने की शर्तों पर बातचीत करने के लिए अपने महल में आमंत्रित कर लिया। महल पहुंचकर राजकुमार राजमाता के पास गया और बोला, माँ, पड़ोसी राजा के साथ मैंने युद्ध की घोषणा की है। उनका सेना नायक बातचीत करने के लिए आया है। मुझे लगता है कि वो पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। वो है कोमल सुकुमार, शक्ल उसकी है निराली, वाणी में है रस की बौछार, दिखने में लगती है नारी। माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम उसे शास्त्रागार में लेकर जाओ। अगर वो सेनापति सचमुच स्त्री होगी तो वो हथियारों में कोई रुचि नहीं दिखाएगी, बस एक नजर डालकर हटा लेगी। नवयुवक राजकुमार राजकुमारी को लेकर हथियार खाने में गया और कनखियों से उस पर निगाह रखता रहा। राजकुमारी ने वहां पहुंचकर तलवार बर्छी की धार को परखा। कुछ को उसने पकड़कर घुमाकर देखा। राजा वहां से निकलकर सीधा अपनी माता के पास गया और बताया, माँ, उसने हथियारों की जांच एक कुशल योद्धा की तरह की है। कुछ को तो उसने चलाकर भी देखा, लेकिन मेरे मन में बार बार वही बात आती है कि वो है कोमल सुकुमार, शक्ल है उसकी निराली, बोली में है रस की बौछार, दिखने में लगती है नारी। बेटे की शंका का निवारण करने के लिए अब माँ ने उसे दूसरा उपाय सुझाया। कहने लगी, बेटा, उस सेनापति को फुलवारी में घुमाने के लिए ले जाओ। अगर वो पुरुष है तो गुलाब का फूल पसंद करेगा और अपने कपड़ों के काज में लगा लेगा, और अगर वो स्त्री हुई तो वो बेला, चमेली और मोगरे पर ध्यान देगी, वेणी बनाने के लिए, बालों में लगाने के लिए। राजा राजकुमारी को फुलवाड़ी में घुमाने के लिए ले गया। वहां पर राजकुमारी ने एक गुलाब की कली तोड़ी, सूंघी और अपने कोट के काज में लगा ली। इस बात से राजा बहुत ही उदास हो गया। वो सीधा राजमाता के कमरे में जाकर बोला, माँ, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने किया, परंतु इस बार भी उस सेना नायक ने पुरुषों की तरह ही व्यवहार किया। लेकिन मैं अपने मन को क्या समझाऊं जो बार बार यही कहता है, वो है कोमल सुकुमार, शक्ल उसकी निराली, बोली में रस की बौछार, दिखने में लगती है नारी। राजमाता समझ गई कि उसका बेटा चाहे अनचाहे उस सेना नायक के प्रेम में पड़ गया है। अब उसने एक और उपाय सोचा और अपने पुत्र से कहा, इस बार तुम उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाओ। यदि वो भोजन की तरफ बिना ध्यान से देखे जल्दी जल्दी खाना खाए तो वो पुरुष है, और यदि छोटे छोटे नेवाले बनाकर ध्यान से खाए तो अवश्य ही स्त्री है। लेकिन इस बार भी परीक्षा का परिणाम मनचाहा नहीं निकला। भोजन करते समय राजकुमारी बातें करती रही और बिना ध्यान दिए ही जल्दी जल्दी खाना निगलती रही। बेचारा राजा मन मारकर उसे देखता रहा। वो एक बार फिर से अपनी माँ के पास गया और उसे अपना दुखड़ा सुनाया। कुछ तो करो माँ। पुत्र की दशा देखकर माता भी विहल हो गई। अब उसने सोचा कि स्वभाव से नहीं बल्कि सेनापति की शारीरिक परीक्षा लेनी चाहिए। अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम इस बार एक आखिरी परीक्षा लेकर देख लो। सेनापति को अपने साथ तैरने और जल क्रिया करने के लिए फुलवारी में बने हुए सरोवर में आने को कहो। अगर वो नारी है तो अवश्य ही मना कर देगी और तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। राजा ने मेहमान सेनापति को सरोवर में नहाने और तैरने का आमंत्रण दिया। सेनापति ने उसके आमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उस समय शाम हो रही थी। अगले दिन सुबह का समय सरोवर में तैरने के लिए निश्चित कर दिया गया। अब राजकुमारी ने अपने मंत्री के साथ एक गुप्त मंत्रणा की। उसने कहा, मंत्री जी, रातों रात किसी तेज घुड़सवार को पिताजी के पास भेजा जाए और राजमुद्रा से अंकित एक ऐसी चिट्ठी उनसे मंगवाई जाए जिसमें ये लिखा हो कि वो सख्त बीमार हैं और मरने से पहले
अपने सेनापति को देखना चाहते हैं। मंत्री ने ऐसा ही किया। अगली सुबह सेनापति और राजा सरोवर पर पहुंचे। राजा ने कपड़े उतारे और पानी में घुस गया और फिर सेनापति को आने को कहा। राजकुमारी बोली, इस समय मैं पसीने से तरबतर हूँ, तनिक यह सूख जाए तो मैं ताल में आऊंगा। ये कहते हुए उसके कान घोड़ों की टापों को सुनने के लिए बेताब थे। थोड़ी देर के बाद राजा ने जब उसे फिर से पानी में उतरने को कहा तो राजकुमारी बोली, ना जाने क्यों अचानक मेरा दिल बेचैन हो रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। राजा ने कहा, पागल मत बनो सेनापति, कुछ बुरा नहीं होगा, कपड़े उतारो और पानी में आ जाओ। सचमुच बहुत आनंद आ रहा है, मन को शांति मिल रही है। तभी मंत्री घोड़े पर सवार घबराया हुआ सा वहां पर पहुंचा और राजमुद्रा लगी हुई चिट्ठी राजकुमारी को पकड़ा दी। पत्र को पढ़कर राजकुमारी का चेहरा फीका पड़ गया। वो घबरा कर बोली, बुरी खबर है महाराज, मेरे महाराज मृत्यु शैया पर हैं और वो अंतिम बार मुझे देखना चाहते हैं। मैं अभी आपसे विदा चाहूंगा। शांति के लिए कई मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं। यदि कुछ बाकी रह गया है तो मैं आपके बुलावे पर कभी भी हाजिर हो जाऊंगा। तैराकी फिर कभी करेंगे। अभी के लिए तो मैं विदा लेता हूँ। राजा सरोवर में अकेला ही रह गया। राजकुमारी चली गई। पानी ठंडा था और राजा हताशा के गर्त में डूब गया। वो समझ गया कि सेनापति एक स्त्री थी, परंतु वो इस सत्य को सिद्ध नहीं कर पाया। राज्य छोड़ने से पहले राजकुमारी अपने कमरे में गई और अपने पलंग पर उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें एक कविता लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, सेनापति का जिसने रूप धरा वो अपने पिता की दुलारी थी। ली कई बार परीक्षाएं तुमने, असल में वो एक नारी थी। राजा को जब ये पत्र मिला तो उसे पढ़कर वो बहुत देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसका मन क्रोध और खुशी दोनों से लबालब था। वो दौड़कर राजमाता के पास गया और बोला, माँ, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। वो सेनापति एक स्त्री ही था। और फिर बिना अपनी माँ की मर्जी का इंतजार किए वो अपने रथ पर सवार हुआ और राजकुमारी के राज्य की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ अपने राज्य में पहुंचकर राजकुमारी अपने पिता के पास गई। पिता को प्रणाम किया और उन्हें बताया कि कैसे उसने बिना युद्ध के ही शत्रु देश को मित्र बना लिया है। उन्होंने युद्ध का विचार छोड़ दिया है। अभी उनकी बातचीत हो ही रही थी कि बाहर से हल्ला सुनाई दिया। मालूम पड़ा कि पड़ोसी राजा आया है और वो सबसे छोटी राजकुमारी के प्रेम में पागल है। राजा की नजर जब रूपवती पर पड़ी तो वो बोला, मेरा करो एक प्रस्ताव स्वीकार, करूं मैं अपने प्यार का इजहार। कर लो तुम मुझसे विवाह, नहीं तो हो जाएगा मेरा जीवन तबाह। इसके बाद नवयुवक राजा का विवाह छोटी राजकुमारी के साथ बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हो गया। दोनों राजाओं के बीच में शांति हो गई और फिर राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी रूपवती को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह से छोटी राजकुमारी ने अपने साहस, चतुराई और धैर्य से न केवल विनाशकारी युद्ध को टाला, बल्कि दो राज्यों के बीच में प्रेम और शांति का पुल भी बना दिया। जहां उसकी बड़ी बहनें भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को भूल गईं, वहीं रूपवती ने हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि और संयम को बनाए रखा। वो जानती थी कि असली विजय तलवार की धार से नहीं, बल्कि विचार की गहराई से होती है। दुश्मन राज्य का राजा भी उसकी प्रतिभा, वाणी और शालीनता से इतना प्रभावित हुआ कि उसके मन में भी प्रेम का अंकुर फूट गया। और ये प्रेम किसी बाहरी सौंदर्य का नहीं, बल्कि रूपवती के भीतर की शक्ति का था। क्योंकि राजा समझ गया था कि ये वही नारी है जो युद्ध को प्रेम में बदल सकती है, जो संघर्ष को समझौते में बदल सकती है। दुश्मन राजा ने रूपवती से विवाह किया। दोनों राज्यों के बीच में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। रूपवती के पिता ने उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि राज्य को चलाने के लिए पुरुष नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय चाहिए। इस तरह से राजकुमारी ने यह दिखाया कि नारी सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं, बल्कि बुद्धि का भंडार भी है। समय आने पर वो योद्धा भी बन सकती है, राजदूत बनकर शांति का निर्माता भी बन सकती है। इस कहानी की सीख यही है कि सच्चा पराक्रम वही है जो विनाश नहीं, शांति लाए। बुद्धिमत्ता और धैर्य युद्ध और अहंकार से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो अपने आप पर विश्वास रखते हैं वही असंभव को संभव बना देते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।